हेलो स्टूडेंट, अपना जो चैप्टर है टॉपिक चल रहा है कंटिन्यू करेंगे उसी को आगे। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 16 तक हो गए थे। ठीक है, मैंने बोला था कि जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टफ बढ़ता जाएगा, है ना। मतलब थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था मैंने, जो मुझे लगता है कि आपने उसको अटेंड कर लिया होगा, है ना। नहीं भी किया हो तो बाय द वे उसको कर लेना है अटेंड, ठीक है, छोड़ना नहीं है। हो जाए तो अच्छा है, हो जाएगा सर, वैसे इजी था, है ना, ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, तो देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 17। टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, ऊपर जा रहा है बात, चलो 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, ये सवाल है ना। देखो कोई कुछ टफ नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे क्या करना है। देखो सबसे पहले पता है, जो क्वेश्चन होता है उसी को नोट डाउन करना होता है ना। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर अपने को जो फॉर्मूले यहाँ पर सूटेबल हो रहे हैं ना, उन फॉर्मूलों को पुट करना है। देखो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा? टेन थीटा का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है टेन थीटा का? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, देन अपॉन 1 माइनस कोट थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, हो गया। देखो कुछ नहीं किया, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस, 1 का 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, सेम एज इट इज, प्लस का प्लस, कोट का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1, दोनों जगह माइनस है, ठीक है, बीच में प्लस है, ठीक है 1 माइनस टेन थीटा का क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, राइट। नेक्स्ट देन क्या करना है अपने को? देखो इसको और इस टर्म को छेड़ना नहीं, अपने को भी इधर ध्यान देना है ना। 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो इसको सेम एज इट इज लिखना है, सेम जगह, है ना। देखो क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस का प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, देन अपॉन दिस इज अपॉन। ठीक है, अपने को क्या करना है? यहाँ पर एलसीएम लेना है। क्या होगा एलसीएम? क्या आएगा? साइन थीटा, राइट। फिर वही मेथड है एलसीएम का, 1 से डिवाइडेड। ठीक है, साइन 1 से डिवाइडेड, साइन का मल्टीप्लाई साइन में, साइन थीटा माइनस साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा? कॉस थीटा। ठीक है, फिर सेम टू सेम इधर भी होगा, इधर कैल्शियम क्या आएगा? एलसीएम कॉस थीटा, कॉस को 1 से डिवाइडेड, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में, कॉस थीटा माइनस का माइनस, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन थीटा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा। देखो ये अपॉन और ये अपॉन है, ठीक है, ये पूरा एक न्यूमिनेटर है और ये पूरा एक डिनोमिनेटर है। समझ में आ गई बात? मतलब इसमें न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर, देखो ये जो न्यूमिनेटर है वो भी फ्रैक्शन में और ये डिनोमिनेटर से ये भी फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इसको अपन को चेंज करना है। चेंज कैसे करना है? मतलब इस पूरी टर्म को अपन को इनटू में लानी है। तो इनटू में लाने से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बराबर। तो मल्टीप्लाई में जाने से क्या हो जाएगा? जो न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगा। चेंज मतलब अपोजिट हो जाएगा, है ना। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो जो डिनोमिनेटर से वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। मतलब फिर से एक बार हिंदी एजुकेशन में समझाता हूँ। मतलब क्या है कि बटा बटी की जो
डिजिट्स होती है ना, जब वो मल्टीप्लाई में जाती है, मतलब इनटू में जाती है, तो जो अंश बटा हर में जो फॉर्म में होता है ना, वो चेंज होने के बाद अंश जो होता है वो हर बन जाता है, हर होता है जो अंश बन जाता है। देखो कैसे होता है देखो क्या होगा, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसा कैसे रखना है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इनटू, पूरी टर्म चेंज हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, देखो एक बार देखो, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन करूंगा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। तो कुछ नहीं किया है, अभी कुछ भी चेंजेस नहीं किया, सिर्फ इस जो टर्म को है अपन ने इनटू में लिया है। तो देखो यहाँ पर साइन थीटा अपन में था, यहाँ पर अब ऊपर आ गया है ना, यहाँ पर न्यूमिनेटर में था, ये डिनोमिनेटर में चला। अब क्या करना है, आप मल्टीप्लाई एंड डाउन डाउन मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो क्या होगा, देखो साइन का साइन से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस का इस पूरे टर्म से, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा है ना, कोस का कोस से मल्टीप्लाई, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है, कोस साइन माइनस कोस थीटा है प्लस साइन कोस माइनस साइन थीटा है, राइट। तो वो यहाँ साइन प्लस का है और यहाँ साइन माइनस का है, समझ आ रही बात। देखो यहाँ साइन प्लस का, कोस साइन है, मतलब कोई आगे साइन नहीं है ना, यहाँ साइन कोस माइनस साइन थीटा, तो अपने को ये दोनों सेम चाहिए ना, साइन कोस, मतलब साइन कोस इधर है तो अपने को इधर भी साइन कोस ही चाहिए। अभी अपने पास है साइन कोस, लेकिन साइन अलग अलग है ना, कोस है तो ये माइनस का है, माइनस का साइन है, और ये प्लस का साइन है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे। देखो कैसे कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, नेक्स्ट इज, देखो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, देखो अभी बता देता हूँ मैं, एक बार समझ जाओगे तुम, प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, देखो ये माइनस अपन कॉमन लेते हैं, राइट, तो माइनस का लगेगा, यहाँ लगेगा, समझ में आई बात। देखो मैं इसको शॉर्ट में समझा दूंगा, एक बार तुमको समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखो ये माइनस यहाँ पे आ गया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्यों होगा, कंफ्यूज में नहीं पड़ना कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कैसे हो गया। माइनस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो साइन माइनस का था, अपने को किसका चाहिए था, प्लस का साइन चाहिए था, इसलिए साइन को माइनस को अपन ने कॉमन लिया और टर्म चेंज कर दी। ठीक है, प्लस माइनस का साइन हो गया। देखो अब दोनों चीज़ कॉमन हो गई, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस। ठीक है, तो अपन अब इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कॉमन, देखो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बचा एक, तो अपॉन, देखो ये कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचा, कोस थीटा। ठीक है, माइनस का माइनस, इधर क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बचा, साइन थीटा। समझ में आया, देखो क्या क्या, कुछ भी नहीं किया है, समझ में आया। देखो क्या किया है, कॉमन निकाल दिया। कॉमन कैसे निकाल, देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन माइनस कोस थीटा, इसको पूरे को कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बचा, यहाँ से ये कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर अपॉन कोस बचा, साइन स्क्वायर कोस, यहाँ से ये बाहर आ गया, क्या बचा, कोस स्क्वायर अपॉन साइन। अब क्या करना है फिर नेक्स्ट, देखो 1 अपॉन, इसको भी कुछ छेड़ना नहीं अपने को, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, प्लस अब क्या करना है अपने को, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा
कोस थीटा। ठीक है, देखो पता चल गया होगा एलसीएम क्या आता है। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा पूरा पूरा एलसीएम आएगा। ठीक है, देन क्या करेंगे, इस पूरी टर्म का इसमें इसको इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो कोस से कोस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन। साइन का साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या बचेगा, साइन क्यूब बराबर माइनस इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड, साइन से साइन कैंसिल, कोस का मल्टीप्लाई कोस से तो क्या बचेगा, कोस क्यूब। ठीक है, ठीक है, प्लस है माइनस है। ठीक है, देखो अब फिर से, अब देखो यहाँ पर जो है ए क्यूब माइनस डी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, राइट। ठीक है, बराबर लग रहा है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। तो इस पूरी फॉर्म को अपन को उस फॉर्मेट में ओपन करना है। देखो कैसे करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कोष्टक ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी ए बी, इनका हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, राइट। देखो कुछ नहीं किया है ना, मतलब इस पूरी फॉर्म को अपन ने ए क्यूब माइनस बी क्यूब से ओपन किया। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा ए माइनस बी। ठीक है, फिर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, देखो अब इस पूरे को अपन एक पद में लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, राइट, अपॉन साइन थीटा अपॉन क्या दो है ना, एक तो अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और एक साइन थीटा कोस थीटा। देखो तो देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, पूरा कैंसल हो गया। देन बचा क्या अपने पास, क्या बचा, देखो ठीक है, बचा क्या अपने पास, ये वाली टर्म है ना, क्या बची, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, देखो अभी तुम्हारे मन में एक आ रहा होगा थॉट कि ये फॉर्मूला लग रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 1 करोगे तो जो अपने को लाना है, ये लाना है ना 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा, तो वो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1 आ जाएगा तो पूरा कोसेक और कोट में आंसर चला जाएगा। समझ मेरी बात। तो देखो क्या करना है, जो साइन थीटा कोस थीटा है ना, 3 टर्म बन रही ऊपर, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, तो इस साइन कोस को इन तीनों के नीचे अलग अलग करके लिखना है। कैसे लिखना है, देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ठीक है। देखो अब जो भी कट रहा है वो अपने को कट करना है। देखो साइन स्क्वायर से साइन कैंसल, कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसल, देन ये पूरा पूरा कैंसल, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो क्या बचा, साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1, देन 1 प्लस साइन अपॉन कॉस टेन थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा। देखो यही प्रूव करना था। ठीक है, देखो पूरा पूरा अपने पास आ गया। देखो सवाल थोड़ा है, दम रख रहा है, समझ में आ रही बात। तो अपने को देखो क्या है, एक बार फिर से देख लो क्या किया अपन ने। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाया, साइन अपॉन कोस अपॉन 1 माइनस कोट का लगाया, कोस अपॉन साइन, प्लस का प्लस, कोस अपॉन साइन कोट का लगाया, 1 प्लस माइनस टेन का लगा साइन अपॉन कोस, राइट। फिर क्या किया अपन ने, एलसीएम लिया, एलसीएम साइन का लिया, साइन का 1 से डिवाइड साइन माइनस कोस, साइन को साइन से डिवाइड कैंसिल, बचा क्या कोस साइन माइनस कोस प्लस, सेम एज इट इज मेथड इधर भी किया। ठीक है, फिर क्या किया अपन ने, फ्रैक्शन थे, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर था उसका भी फ्रैक्शन में था, है ना। फिर अपन ने उसको इनटू में किया, तो इसकी जो टर्म होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो क्या हुई, साइन, ये पूरी टर्म चेंज हो गई, साइन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम टू सेम एज इट इज इधर भी किया। फिर क्या किया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई एंड नीचे नीचे, देन साइन से साइन, कॉस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, यहाँ माइनस किया। क्यों किया, क्योंकि अपने को ये पूरी टर्म सेम चाहिए, है ना। तो इधर देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। तो अपन ने क्या किया, यहाँ माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ, यहाँ पर साइन लगेगा तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस अपन ने डायरेक्टली यहाँ लिख लिया। ठीक है, समझने वाली बात है। देन अपन ने क्या किया, फिर अपने पास ये चीज़ कॉमन होगी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो अपन ने इसको कॉमन निकाल दिया, बचा क्या, साइन स्क्वायर अपॉन कोस माइनस कोस स्क्वायर अपॉन साइन बचा। फिर क्या किया अपन ने, यहाँ एलसीएम लिया, साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम आया, फिर साइन क्यूब माइनस क्यूब, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब अपने पास वैल्यू है। ठीक है, फिर अपन ने इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब से ओपन कर दी। ठीक है, तो फॉर्मूला अपने सामने है, उस फॉर्मेट में अपन ने ओपन करी, फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से वैल्यू पूरी कैंसिल हो गई। देन क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात अपने पास क्या है कि इस जो ये टर्म है ना, इसको एक नहीं लिखना है। समझ में आ गई बात, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि अपने को आगे यहाँ एक लिख देते तो पूरा सवाल चेंज होता, कोस कोट कोजेक कोट कोजेक सेक में आंसर हो जाता, है ना। होता ही नहीं, मतलब गलत है पूरा। ठीक है, देन क्या हुआ, अपन ने इसको जो साइन थीटा कोस थीटा उसको तीनों को अलग अलग करके लिख दिया, है ना, सबको अलग अलग कर दिया, तो सब चीज़ कट जाएगी ना। साइन स्क्वायर साइन कैंसिल, कोस स्क्वायर से कोस कैंसिल, एंड ये साइन क्यूब साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा पूरा कैंसिल, बचा क्या, साइन अपॉन कोस प्लस कोस अपॉन साइन प्लस 1, तो अपने पास साइन अपॉन कोस 10 कोस अपॉन साइन 1, ठीक, कॉट देन 1 का 1, देखो ये हो गया। ठीक है, देखो इसका एक और मेथड है ना, अल्टरनेटिव एक इसका मेथड वो एक और है ना, लेकिन मेरे हिसाब से ये सरल है। सरल क्या है, मतलब बड़ा है लेकिन समझने लायक है ना, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। जितना अच्छा करोगे उतना आपको इंटरेस्ट आएगा। समझ में आ गई बात। देखो अपनी जो ड्यूरेशन देगा उसमें एक ही सवाल हो सकता है ना, तो आपके पास खाली टाइम है घर पे है, तो आप इसको अधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर सकते हो, है ना। इसके आगे भी सोल्व कर सकते हो, पीछे भी सोल्व कर सकते हो, कैसे भी, जैसे आपको सवाल अरेंज हो रहा है वैसे आपको सोल्व करना है। देखो अगर तुम नहीं कर सकते हो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको देन बाद में सोल्व करना है। समझ में आ गई बात। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन, गुड मॉर्निंग। हम पैसिव का ही हमारा कंटिन्यू कर रहे थे, एक्टिव पैसिव को ही। एक्टिव पैसिव के हमारे टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंजेस थे वो चल रहे थे, तो उसी सेक्शन में हमने काफ़ी सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, और लास्ट क्लास जो हमने ख़त्म की थी वो थी हमारी प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस की। अब आज हम थोड़ा सा और आज के 2 लास्ट टॉपिक लेके हम इसको ख़त्म ही कर देंगे, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से
डबल ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव, काफ़ी लंबा चौड़ा एक्टिव पैसिव का काम है, तो उसके टॉपिक्स हम देखेंगे। तो आज जो हमारा नेक्स्ट है वो है हैज, हैव, हैड। अब आपकी बुक में तो ये दो रूल्स अलग अलग दे रखे हैं, हैज हैव अलग दे रखा है, हैड अलग दे रखा है। मैंने प्रॉपर कंबाइन कर दिया क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही बनने वाला है। हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हैज, हैव, हैड, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कुछ चीजें याद रखने जैसी हैं। जब इज़ेमार में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज की थी तो हमने बी के पीछे आईएनजी ऐड करके बीइंग बना दिया था, है ना। आईएनजी फॉर्म चेंज करके हमने वहां शिफ्ट कर दी थी। अब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी की जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, बीन। तो हम यहाँ पर ये याद रखना है कि जब हैज हैव आते हैं तो बीन लगाना, और इज़ेमार आता है तो हमें बीइंग लगाना है। क्लियर। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सुधा हैज हेल्प्ड मी, ठीक है। आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे और हैव लगाएंगे। आई के साथ हम हैव लगाएंगे। आई हैव बीन। अब इसमें आपको थर्ड फॉर्म के लिए दिमाग लगाने की तो जरूरत है ही नहीं क्योंकि थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी सेंटेंस में अवेलेबल है। तो आई हैव बीन हेल्प्ड बाय सुधा। अब इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे हैड भी लिखा है, भाई ये तो हो गई प्रेजेंट परफेक्ट और ये हो गया पास्ट परफेक्ट। तो ये जो सेंटेंस बना ये बना प्रेजेंट परफेक्ट का। अगर ऐसा होता कि सुधा हैड हेल्प्ड मी तो भी यही बनता। चेंज कहाँ होता, सिर्फ यहीं पर। आई हैड बीन हेल्प्ड बाय सुधा। देखिए बोर्ड पे आपको अगर कुछ भी रिटर्न में समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी चीज मैं लिख रही हूँ ना वो ओरली बोल भी रही हूँ, तो मेरे साथ साथ आप अगर अपना पेन चलाते हैं तो आप उन सेंटेंस को कर भी सकते हैं। इनको अगर यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है या कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। राम एंड हिज फादर। चलो यस, इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। राम एंड हिज फादर हैव हेल्प्ड हिम। अब मैं इतने टाइम से जो सेंटेंसेस चेंज करती आ रही हूँ उसमें स्पेशल जो चीज़ बता रही हूँ वो है ऑब्जेक्ट को लेकर। ऑब्जेक्ट यानी कि अब जैसे वहाँ हिम है, ठीक है, हमने यहाँ पर राम एंड हिज फादर हैव यूज किया है। अब हम जो अगला यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं ना वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जो ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ रहा है हिम का क्या बनेगा, ही। तो यहाँ पर हैव तो लगना ही नहीं है, हैव की जगह क्या लगेगा, हैज। ही हैज बीन हेल्प्ड बाय, तो ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा होगा,
ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक कंटिन्यूटी में आ रहा है, राम एंड हिज फादर। ठीक है, इसको हेड के तरह से भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे होता राम एंड हिज फादर हेड, इसको इसके ऑब्लिक में अगर यहाँ पर दिया होता हेड, तो हम यहाँ पर इसके यहाँ पर क्या लगाते हैं, हेड। तो ये सेंटेंस दो तरीकों से बन जाता। अगर वहाँ हेड होता तो हम यहाँ हेड लगाते, अगर वहाँ हैज हैव है तो यहाँ पर हम भी हैज हैव अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्लियर। अब लास्ट जो हमारा हम पढ़ने वाले हैं वो है मॉडल से रिलेटेड, जो हमारा लास्ट चलने वाला है। यस, अब हमारा जो लास्ट 7th पॉइंट है वो है मॉडल से रिलेटेड। मॉडल्स यानी कि यस, ये है हमारा मॉडल से रिलेटेड, जैसे विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड और शुड। ये हमारे ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स आ गए, है ना। यहाँ पर हमारे ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स आ गए। अगर ये मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये सारे मॉडल एज इट इज आ जाएंगे और उसके आगे लगेगा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ। जैसे सेंटेंस में विल दे रखा है, विल मॉडल दे रखा है, ठीक है, तो विल चेंज नहीं होगा, किसी भी चीज में चेंज नहीं होगा, विल का विल ही रहेगा, लेकिन आगे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। इसी तरह शैल दे रखा है, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, जितने भी मॉडल्स हैं, ये जो भी मॉडल्स अगर दे रखे हैं तो उसके आगे एज इट इज वही मॉडल रहेगा, कोई मॉडल में चेंज नहीं होगा, प्लस उसके आगे बी लग जाएगा और उसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। इसके भी हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हरी विल ईट अ मैंगो। ओके, अब हमारा ऑब्जेक्ट बनाना है हमें, अ मैंगो। क्या कहा था मैंने, जो भी मॉडल होगा वो एज इट इज आएगा, है ना, तो विल का विल ही रहेगा। अ मैंगो विल बी, अब ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, इटन, बाय हरी। क्लियर। मॉडल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो मॉडल यहाँ था वही हमारा नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब बन के आ रहा है। हम कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं, जैसे यू विल प्ले अ गेम। काफी सिंपल सेंटेंसेस हैं, कोई ज्यादा मेहनत करने की या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अकॉर्डिंग टू रूल्स चल रहे हैं तो हमारे सेंटेंस बहुत आसानी से बन रहे हैं। अ गेम विल बी प्लेड बाय यू। क्लियर। और लास्ट हम एक और देख लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, इट कैन डू नो हार्म। अब इस तरह के सेंटेंसेस जो आते हैं ना, तो आपका ऑब्जेक्ट हार्म नहीं हुआ, नो हार्म, ये पूरा एक प्रॉपर एक वर्ड बन रहा है। तो हम यहाँ पे जब बनाएंगे नो हार्म can be done by it। क्लियर। अब ये एक्टिव पैसिव में एक ही चीज देखने जैसी है, वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म।
फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको लर्न करनी पड़ेगी। अगर आप दिन के 25 वर्ड्स चूज़ कर लेते हैं, उसके आपके जो भी रिफ्रेशमेंट्स होगी या जो भी रिफ्रेशर्स होगी उसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब्स दे रखे हैं, 25 लर्न कीजिए। इसकी ज़रूरत आपको आगे भी कई जगहों पे पढ़ने वाली है। तो अभी जब क्लासेस, अभी तो आप स्कूल आ भी नहीं रहे, आपके पास काफ़ी सारा टाइम है, तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम निकाल के फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको लर्न करनी है। तो टेंस के अकॉर्डिंग जितने भी रूल्स है वो खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डबल ऑब्जेक्ट हो तो उसमें पैसिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो तो उसमें पैसिव कैसे बनता है। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी बच्चों को सुप्रभात, सुबह का नमस्कार। हमारा जो लेसन चल रहा था कार्बन और कंपाउंड, उसके बारे में अपन ने बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से आईयूपी सिस्टम, डिराइव सिस्टम, ट्राइवल सिस्टम, इन सभी को पूरी तरह से पढ़ लिया है। उसके अंदर कुछ ऐसे फॉर्मूलेस थे जिनको हमें डायरेक्टली पढ़ लेना है, जिनको अपन को याद कर लेना, लर्न कर लेना है ना। तो कुछ ऐसे फॉर्मूले भी हैं जो एग्जाम में सीधे तौर पे पूछ लेते हैं कि भाई एसिटिक एसिड का सूत्र लिखिए, या फिर कहते हैं फॉर्मिक अम्ल का सूत्र लिखिए, या फिर कहते हैं मैथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनोल बनाइए, या कार्बिनोल का सूत्र लिखिए, इस तरह से लैक्टिक एसिड का सूत्र लिखिए। इस तरह से कुछ न कुछ सूत्र के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आज अपन उसके बारे में थोड़ा सूत्र के बारे में लिख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सिस्टम सिखाता हूँ। जैसे अपन ने कार्बन के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कार्बन की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ठीक है। उसके अंदर पढ़ा था एक चीज मैंने लिखी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखा था, EC, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखा था, 1s2 2s2 2p2। ये किसके अंदर लिखा था मैंने, कार्बन की प्रॉपर्टीज के अंदर। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कार्बन का। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कार्बन का कि S कक्षक के अंदर, P कक्षक के अंदर कितने भरे जाते हैं, इसका जो अपन एक सिस्टम है, वो सिस्टम आज मैं आपको थोड़ा सिखाने जा रहा हूँ। क्योंकि आपके जो भी एटॉमिक नंबर से एटॉमिक टेबल बनी हुई है, उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको कोई सा भी अगर एलिमेंट दे दिया जाए, कहते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, राइट द इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ, या राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, जिंक, एनीबॉडी। तो किसी का भी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ ले तो वो विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको सिखा दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। उसके बाद अपन थोड़ा क्या करेंगे, सूत्र बचे हुए हैं वो लिख लेंगे, और थोड़ा बॉन्ड का वर्क अपना बाकी हुए वो लिख लेंगे। उसके बाद अपनी क्लास आएगी, वो किसकी आएगी, एक तो पॉलीमर की और एक क्या कहते हैं उसको, अपर रूप की, एलोट्रॉप्स की। तो एलोट्रॉप्स और बहुलक, या अपर रूप और बहुलक, या एलोट्रॉप्स ऑफ या पॉलीमर, तो इनकी क्लास अपनी बाकी रहेगी। तो उसके बाद अपन वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता देता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो अपन थोड़ा सा किसी एग्जाम्पल को लेके सीख लेते हैं। ताकि क्या है कि आपको किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ ले एग्जाम के अंदर कि आप निम्न का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, या फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, तो कोई से भी एलिमेंट 4-5 दे दिए और आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया। तो कैसे निकालते हैं उसकी एक मैं साइकिल बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपको क्या पता लगना चाहिए कि जो एलिमेंट्स का नंबरिंग है, पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स का जो क्रम बना रखा है, एटॉमिक नंबर जो बना रखा है, एटम्स के जो नंबर दे रखे हैं, एलिमेंट्स के जो नंबर दे रखे हैं, है ना, परमाणु क्रमांक जो दे रखा है ना, परमाणु क्रमांक के आधार पर ये चीज़ें चलेगी। जो अपन कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे वो परमाणु क्रमांक के आधार पर चलेगा, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक है उसमें उतना ही प्रोटॉन की संख्या है। दो चीज़ें होती है, एक परमाणु भार या एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर, परमाणु भार या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, इस चीज़ के बारे में अपन थोड़ा समझेंगे। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन होती है कि किसी भी कक्षक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। फिर परमाणु भार पूछ ले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम करते हैं, योग करते हैं, है ना, क्योंकि किसी भी नाभिक में आप जब पढ़ते हो, जैसे किसी भी परमाणु का ये नाभिक है, उस नाभिक के अंदर क्या होता है? P और N,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जानते हैं अपन इलेक्ट्रॉन सरफेस पे चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ऋणावेश होता है, ये सब जानते हैं। प्रोटॉन पे हमेशा धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ये सारी चीज़ें आप पहले छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, 8वीं बेसिक चीज़ें हैं, ये आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये क्या होता है कि इस परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है, तो ये प्रोटॉन जो है, इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, एटॉमिक वेट बनता है। क्या बनता है, एटॉमिक वेट। और खाली प्रोटॉन के नंबर को देखते हैं तो एटॉमिक नंबर बनता है। तो प्रोटॉन के नंबर से एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करने पर एटॉमिक वेट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आपको क्या याद रखना है, एटॉमिक नंबर सीरियल से 1 to लेकर 30, 40, 50 जितना भी याद कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे दे रखे हैं, 114 से भी ऊपर तक दे रखे हैं, तो उसको आपने ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन बता दें, जैसे एक पीरियोडिक जो आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहा है, किसने बनाया, प्रश्न पूछ लिया एग्जाम में क्या हु डिस्कवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या हु राइट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो कौन है, हेनरी मोसले। जिसने बनाई, हेनरी मोसले ने बनाई थी। और उससे पहले बनी थी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल, है ना, उसमें 63 तक एलिमेंट्स फाइंड आउट थे, उसने भी कई सारी चीज़ें अरेंजमेंट की थी। अब जो एटॉमिक टेबल है या पीरियोडिक टेबल है, जो मेंडलीफ की टेबल है, इन सबको व्यवस्थित क्यों करते हैं, ताकि क्या है, ये जो एटम्स है, जो एलिमेंट्स हैं, उनको एक निश्चित क्रम मिले, निश्चित जगह मिले, उनकी प्रॉपर्टीज निश्चित हो, वो किन के साथ जुड़े हैं वो चीज़ निश्चित हो, तो उनके बारे में अच्छे से नॉलेज मिल सके, इसलिए उनको सबको क्या किया है, व्यवस्थित कर रखा है। आप भी जानते हैं कि किराने की दुकान पे जाते हैं या किसी अपन शॉप पे जाते हैं, तो क्या होता है, शॉप पे जाने पर हम देखते हैं एक शॉप बिल्कुल ही व्यवस्थित। मेडिकल पे जाते हैं, मान लो मेडिकल, तो मेडिकल का क्या सिस्टम होता है, ए नाम की सारी दवाइयाँ एक ताक में, है ना, या ए टू डी तक एक ताक में, ई से लेकर जी तक एक ताक में, फिर एच से लेकर पी तक एक ताक में, ऐसे करके उनको व्यवस्थित, ताकि क्या ढूंढने में, फाइंड आउट करने में, उनको समझने में आसानी हो सके। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे समझ में आएगी, जब आप पीरियोडिक टेबल को लर्न करोगे। अब पीरियोडिक टेबल लर्न है, तो पीरियोडिक टेबल लर्न करने के बाद क्या होगा, 30 तक 50 तक जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग लर्न करें, लेकिन 50 तक ऑलमोस्ट याद होनी चाहिए। लेकिन अपन 1 to लेकर 30 तक जो एलिमेंट्स की टेबल बनाएंगे, उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे वो चीज़ें देखेंगे। तो जो परमाणु क्रमांक है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, उतने ही इसके अंदर प्रोटॉन है। उन्हीं प्रोटॉन को इन SPDF कक्षकों में भरना है, कैसे भरना है वो सीखते हैं। पहली चीज, जो S, P, D और F कक्षक है ना, ऑर्बिट है, इन ऑर्बिटों में भरने का क्रम क्या है। S में ये जो अमाउंट लिख रहा हूँ ये हायर अमाउंट है, लोअर अमाउंट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इतने है ना, P में 6, D में 10 और F में 14, ये ज़्यादा से ज़्यादा भर सकते हैं। लेकिन मान लो बचे ही पे F के लिए 7 है तो 7 भर देंगे, बचे ही D के लिए 6 है तो 6 भर देंगे, P के लिए 2 बचे तो 2 भर देंगे। तो इस तरह से मतलब बचे हुए तो भर देंगे, लेकिन हायर से हायर, मान लो यहाँ P के बाद S के बाद 8 बचे हुए हैं तो P में जाना है तो P में 8 नहीं भरेंगे, P में 6 भरने के बाद अगली क्लास में पहुँच जाएंगे। वो क्लास कौन सी होगी वो अपन एक ड्रॉ करेंगे डायग्राम, उसमें अपन सीखेंगे। तो ये इतना हायर अमाउंट के रूप में इन इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं, और भरते कैसे हैं वो बताता हूँ। देखो क्या लिख दिया, 1 to 7 तक S की नंबरिंग कर दी। फिर S के बाद कौन सा आता है, P को कहाँ से चालू करेंगे, 2 के सामने से, 3P, 4P, 5P एंड 6P। एक एक कम करते जाएंगे ऊपर से और एक नीचे से कम कर देंगे। एक ऊपर से देखो S की क्लास में एक कम कर दिया, 2P से स्टार्ट कर दिया और 6X पे फिनिश कर दिया, मतलब एक नीचे से कम कर दिया, एक ऊपर से कम कर दिया। फिर जब D में जाएंगे तो वापिस एक ऊपर से कम और एक नीचे से कम कर दिया, फिर यहाँ से 4F। इस तरह से अपन ने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया, जिसके अंदर कैसे बताया कि जो ऑर्बिट है, जो क्लास है, जो कक्षक है, वो हमने सामने लिख दिए। अब इसमें जाते कैसे, इसका रास्ता कैसे बनता है कि कौन से घर के बाद किस घर में घुसना है ना, कोई रास्ता होगा, है ना। किसी भी कक्षक में डायरेक्टली नहीं घुस जाएंगे, किसी भी ऑर्बिट में डायरेक्टली एंटर नहीं करेंगे, है ना, वे टू वे जाएंगे, है ना। एक कक्षा के बाद दूसरी कक्षा में घुसेंगे, एक ऑर्बिट के बाद दूसरी में, लेकिन इसका एक परमानेंट वे बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते को ही फॉलो करना है। अदरवाइज क्या होगा, किसी भी रास्ते में घुस जाओगे सारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो हर बार क्या करना है, पीछे से एंट्री करनी है,
ये किया, ये देखो घूम के वापस पीछे से, देखो स्टार्ट एंड पार्ट से किया, एंट्री करी, अंदर से घूमे, फिर पीछे से, फिर अंदर एंट्री करी, फिर पीछे आए, फिर पीछे आए, फिर पीछे आए, इस तरह से बनाना है ना। तो अब क्या हुआ, देखो एंट्री पीछे से हुई है, इसका एरो कर दो कहाँ से ये लाइन जा रही है। एरो करने से आपको पता चल जाएगा इधर से ये रास्ता इधर है ना। तो एरो करने से आपको पता चल जाएगा किस तरफ से किस तरफ जाना है। है ना। ये 7S पे ख़त्म नहीं हुआ है। अगर 7S में टोटल आ जाते हैं तो 5F में, 5F से 6D में, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें इस डायग्राम से, इस पिक्चर से अपन लगभग 89 एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं ना। तो यहाँ तक देखते हैं अपन कि कैसे भरेंगे। मैंने रास्ता बता दिया आपको। रास्ता बताने के बाद में ये चीज़ें बता दी कि कैसे रास्ता है और कितने भरने हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, उस एग्जांपल में देख लेते हैं कि कैसे भरना है। मान लो कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, मैग्नीशियम है ना, जानते हैं मैग्नीशियम, इसके ऊपर संयोजकता कितनी होती है, +2 है ना। Mg की संयोजकता कितनी होती है, +2। ये संयोजकता मतलब जानते हो ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, दान करने की क्षमता। अगर दान करेंगे तो प्लस में और लेंगे तो माइनस में, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 डोनेट और ज़्यादा से ज़्यादा 4 रिसीव, ये चीज़ चलती है। अब जैसे मैंने मैग्नीशियम लिख दिया, अब सबसे पहला मैग्नीशियम लिखते ही क्या चीज़ आ जानी चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कौन सा है, 12। किस पे आता है, 12 नंबर पे। तो आपको टेबल याद होगी तो ही काम बनेगा। बाकी वो टेबल के साथ ऐसा नहीं है कि एग्जाम में दे दिया कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, जो भी दे, उसके आगे नंबर नहीं लिखेंगे। नंबर लिखते हैं तो ईजी हो जाएगा। तो नंबरिंग आपको याद रखनी है ना, याद करके जाना। तो मैग्नीशियम 12 पे आता है। अब इसको भरेंगे कैसे, देखो सबसे पहला ऑर्बिट कौन सा, S। तो 1S लिखो। 1S में ज़्यादा से ज़्यादा कितने भर सकते हैं, 2। अपने पास कितने हैं, 12, तो 2 भरो, फिर कॉमा, फिर 2S। 1S से कहाँ जा रहे हैं, 2S पे गए, 2S में वापिस 1S से 2S पे जा रहे हैं। 2S S वाला ही कक्षक, फिर 2 भर सकते हैं, ये 2S, ठीक है। तो 1S2 हो गया, 2S2 हो गया। 2S से कहाँ जा रहे हैं, 2P पे। P में कितना भर सकते हैं, हायर 6। अपने पास बचे हुए कितने, 12 में से 4 चलेगा 8, इसका मतलब 6 भर सकते हैं। तो ये 2P6, फिर 2P6। अब गिनो कितने हुए, 6, 2, 8 और 10, अभी भी 2 बचे हुए हैं। तो 2P से कहाँ जा रहे हैं, 3S, ये 3S। S वाले में कितने भर सकते हैं, 2, ये 2। अगर एक ही बचा होता तो एक भर देते, जैसे मान लो सोडियम होता है ना। तो सोडियम होता क्या होता था, 2, 2, 4, 6, 10 और एक बचता, इसमें एक भर देते हैं, ठीक है। तो अभी हैं अपने पास 2 बचे हुए, तो 2 भर दिए। तो ये क्या बन गया, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2। ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। इसी तरह मान लो कैल्शियम 20 पे आता है। कहाँ पे आता है, 20 पे। इसका बनाओ, देखो 1S2, 2S2, 2P6, 3S2। ऐसा तो ये ऐसे तक यहाँ ही ऐसा ही चलेगा। और यहाँ तक बढ़ते बढ़ते कितने हो गए थे, 12। अब कितने बढ़ रहे हैं, 8। 3S से कहाँ जा रहे हैं, 3P पे। तो 3P में कितने हो गए, 6। 3P से कहाँ जा रहे हैं, 4S, ये 2। तो कितना हो गया, गिनो, 2, 2, 4, 10, 12, 18 और 20। तो कैल्शियम 20 कंप्लीट। तो इस तरह से अपना ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, भरने का जो क्रम है, इस रास्ते ये चलना है और भरना कितना है, इस तरीके से। तो इस तरह से अपन भर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी एक सीखने मिली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे भरा जाता है, कैसे किसी ऑर्बिट के कक्षकों को भरने का क्रम होता है, इस तरह से भर सकते हैं। और ये आपकी एक हायर अमाउंट वैल्यू है जो इसके अकॉर्डिंग भरी जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी अपन फॉर्मूले के बारे में देखेंगे और एलोट्रोप्स और पॉलीमर इनकी बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।
Good morning, students. We again resume with our class as I told you yesterday, and today we will start with Pal dynasty. Now, in history, ancient history, why these three dynasties? As you can see, they are very short. This Pal dynasty, then Rashtrakoot, and then Gurjar Pratihar. Then, why this short description about this dynasty is mentioned in ancient history? See, after Vardhan dynasty, when we start from Mauryan dynasty, it was a pan-India, बहुत बड़ा India था. Then it came to Gupta, then Vardhan. So gradually, step by step, now what happened that those small kingdoms, each had some powerful king itself, and they started to resist and show their power, their dominance. इसीलिए जो पहले बड़ा इंडिया था, अब वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डायनेस्टीज़ में टूट गया. तो ये वो डायनेस्टीज़ जो थी, जो ग्रेजुअली आफ्टर वीकनिंग या कमज़ोर सक्सेसर्स जो उत्तराधिकारी थे, उनकी वजह से ये सब उभर के आए. सो इन दिस कंटेस्ट लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज पाल डायनेस्टी. नाउ हु वाज द फाउंडर? द बिगिनिंग ऑफ दिस डायनेस्टी इज रिगार्डेड टू बी अराउंड 750 CE in Bengal from Gopala. Dharmpal, who was the second ruler of Pal dynasty, is considered to be the most powerful ruler of this dynasty. Two things emerged from two lines. First one, the founder of Pal dynasty was Gopal. As you can see here, it was founded in Bengal. And second ruler, what is the name? His name is Dharmpal. Dharmpal is considered to be the second ruler of Pal dynasty. He is considered to be the most powerful one. Why he is considered so powerful? कुछ किया तो होगा. What he did, he extended his empire. He extended his empire up to Kannauj, and even after getting engaged in a triangular struggle, इसको अंडरलाइन करना है आपको. Triangular struggle. See, triangular struggle क्या होता है? See, triangle is like this. Okay? Triangle ऐसा होता है. So basically, one triangle is three sides. So one side is facing two other. Each one side is facing two other sides. तो इनके डायनेस्टीज में भी ऐसा था कि उसको एक नहीं दो दुश्मनों से लड़ना पड़ता था. And who were these three triangular enemies? They were Pal, Rashtrakoot, and Gurjar Pratihar. Okay, so they were always busy in internal triangular struggle. इसलिए इसको triangular struggle कहते हैं. So यहाँ पर भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है. Who were engaged in triangular struggle in ancient India? So this is the answer: Pal dynasty, Rashtrakoot, and Gurjar Pratihar. Now, engaged in a triangular struggle with Pratihars and Rashtrakuts. इसको अंडरलाइन करना है आपको. He remained successful in protecting his kingdom. उसने दूसरे के ऊपर कैप्चर नहीं किया, दूसरे को कैप्चर नहीं किया, बट ही वॉज सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग हिमसेल्फ. अपने आप को उसने बचा के रख दिया था. His son and his successor Devpal also stood victorious in several battles. He transferred his capital, यहाँ पे अंडरलाइन करना आपको, he transferred his capital from Patliputra to Bengal. Ambassador of King Balputra Dev of Sumatra had attended his royal court. After Devpal, the power and might of Pal dynasty started to weaken. इसको अंडरलाइन करना. लास्ट रूलर जो था देवपाल, उसके बाद में कोई पावरफुल रूलर नहीं आया. सी, किसी भी डायनेस्टी में इफ़ देर इज़ नो पावरफुल रूलर और सक्सेसर, उत्तराधिकारी पावरफुल नहीं हुआ तो उसकी डायनेस्टी बिखर जाएगी. सो ड्यू टू वीकनेस ऑफ द रूलर्स एंड इन्वेजन, अब आपको बता दिया देयर वाज अ कंटिन्यूस इन्वेजन. दो दुश्मन तो कंप्लीट उनके तैनात थे. इन्वेजन बाय गुर्जर एंड प्रतिहार, इसलिए उनका जो डायनेस्टी था दैट वीकन. ड्यूरिंग द राइन ऑफ द 9th किंग महिपाल फर्स्ट, the Chol king Rajendra first had occupied the regions up to river Ganga in around 1023 CE. By the middle of 12th century, the strength of Pal dynasty weakened. तो वहाँ तक आते आते 12वीं शताब्दी तक आते आते उनका डायनेस्टी बिल्कुल वीक हो गया.
नाउ हियर कम्स हाउ वेर द पाल डायनेस्टी रूलर्स, क्या थे, क्या कल्चर था उनका, कौन लोग थे. दिस पैराग्राफ इन दैट पर्सपेक्टिव इज important. Kings of Pal dynasty were followers of Buddhism. Buddhism is one of the ancient religion, and during their reign Buddhist educational centers developed significantly. अब कौन कौन से centers थे अंडरलाइन करना. They very famous Mahaviras of Nalanda and Vikramshila, अंडरलाइन करना इसको आपको. महावीरा एंड विक्रमशिला गॉट प्रोटेक्शन फ्रॉम देम. ये जो थे ये बुद्धिस्ट एजुकेशनल हब थे, सेंटर्स थे बहुत बड़े, जैसे आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती है. एट दैट टाइम वहाँ पे जो एजुकेशन थी दैट वाज रिलीजन रिलेटेड. तो इसलिए इन एंशिएंट टाइम वी फाइंड दैट बुद्धिज्म वाज एट हाइट. द फेमस बौद्धिस्ट monk Atisha was present during the reign of 10th Pal king Nayapal, who had visited Tibet on invitation by the king. यहाँ से आपको वापस इम्पोर्टेंट है. द किंग ऑफ पाल डायनेस्टी वेर ग्रेट लवर्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. कला और स्थापत्य कला के बहुत उपासक थे. दे गेव प्रोटेक्शन टू ग्रेट स्कल्पचर सच एज धीमन एंड वित्तपाल. ये इनको उस समय के बड़े आर्किटेक्ट थे. मैनी वाटर रिजर्वर्स, जलाशय built during Pal period are still present in Dinapur district in Bengal obviously. So ये तो था आपका Pal dynasty. Now we move on to Rashtrakut dynasty. Rashtrakut dynasty. This dynasty was founded by Danti Durg, अंडरलाइन करना इसको, in 1736. उसी के पैरेलल टाइम है ये. He made Nasik his capital. 14 kings were born in this dynasty. इसको भी टिक करना आपको. Danti Durg was a lord under the Chalukya of Vatapi. He eliminated the rule of Chalukyas in the south by defeating the last Chalukya king, Kirtivarman II. Krishna first built the very famous, इसको टिक करना आपको, ये वाला. Krishna first built the very famous Kailashnath temple of Ellora. अजंता एलोरा में कैलाशनाथ का टेम्पल है, very famous. The fourth Dhruv, the fourth ruler of this dynasty, defeated the Gurjar Pratihar king Vatsraj, and the fifth ruler Govind III defeated the Gurjar Pratihar king Nagbhat and Pal king Dharmapal. So this triangular struggle कैसे हो रहा है? किसी डायनेस्टी का कोई एक किंग पावरफुल है, देन ही इज डिफीटिंग अदर, तब तक वो उसकी डायनेस्टी के कुछ पार्ट्स को अपने कैप्चर कर लेता. अगेन इन दैट डायनेस्टी इफ सम पावरफुल रूलर इमर्ज्ड, वहाँ से कोई ताकतवर रूलर होता था तो वो अगेन उसको रिकैप्चर करके अपना एस्टेब्लिशमेंट वापस ले लेता था. सो इट वाज गोइंग लाइक दैट कि ये तीनों आपस में ही अंदर संघर्ष करते जा रहे थे. He expanded the empire of Rashtrakut from Malwa region up to Kanchi. इसको अंडरलाइन करना आपका एक्सपेंशन होगा. The sixth ruler Amogvarsh was peace loving and he ruled about 64 years. He made Manyaket और मालखेड़ इज द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूट. इसको टिक कर लेना. अरेबियन ट्रैवलर सुलेमान, अगेन इसको भी टिक करना. ट्रैवलर्स के नाम आपको एंशिएंट हिस्ट्री के सारे याद होने चाहिए. अरेबियन ट्रैवलर सुलेमान हैज़ इंक्लूडेड अमोघवर्ष अमोंग द वर्ल्ड्स 4 ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ दैट टाइम. उस समय के 4 महान राजाओं में यू कैन सी द टेन्यर, उसका कार्यकाल देखिए कितना है, 64 ईयर्स. जस्ट इमेजिन 64 साल तक कोई राजा राज कैसे करता है. एंड देन कृष्ण सेकंड एंड इंद्र थर्ड डिफीटेड महिपाल द रूलर ऑफ कन्नौज, जो ऊपर बताया पाल डायनेस्टी के, एंड फोर्स हिम टू रन अवे. ड्यूरिंग द राइन ऑफ द 12th रूलर कृष्ण थर्ड अ लॉन्ग स्ट्रगल स्टार्टेड बिटवीन राष्ट्रकूट एंड चोल किंग्स ऑफ साउथ. राष्ट्रकूट्स ने बेसिकली सदर्न इंडिया, साउथ की तरफ में चालुक्यस के जो राज था उसको हटाया और या उनकी डायनेस्टी पे कब्जा किया था. नाउ अगेन हियर राष्ट्रकूट वेर ओवरथ्रोन बाय द चालुक्यस ऑफ कल्याणी. Chalukya king Talipa defeated Karka II and Rashtrakut dynasty in 1973 and establishes control on Manyakhet, मालखेड़ जिसको बोलते हैं. राष्ट्रकूट किंग्स वेर, यहाँ से टिक करना है आपको. देखिए पैराग्राफ जब इतना शॉर्ट है तो इसके अंदर जस्ट देयर इज इंफॉर्मेशन ऑफ द किंग हु वेर एंगेज इन बैटल्स हु वेर विक्टोरियस, यही दिया हुआ है. इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना है. ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ ये है कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी फाउंडेड बाय दंती दुर्ग. उसके बाद में आपको ये बता दिया गया कृष्ण फर्स्ट बिल्ट अ वेरी फेमस टेम्पल ऑफ कैलाशनाथ इन एलोरा, ये आपको याद रखना है. देन द 6th रूलर ऑफ येरा
अमोघ वर्षा वॉज पीस लविंग एंड रूल फॉर 64 ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में आ जाता है। नेक्स्ट फिर आ जाता है कैपिटल, मान्यखेत या मालखेड मेड द कैपिटल। देन अरेबियन ट्रैवलर, ये आ गया। सुलेमान इंक्लूडेड अमोघ वर्ष इन द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट 4 किंग्स, विश्व के 4 ताकतवर राजाओं में इसका नाम दिया। ये यहाँ तक आपको याद कर देना है। नाउ अबाउट आर्ट एंड कल्चर, ये सब राष्ट्रकूट्स वेर ओवरथ्रोन हो गया है, एस्टेब्लिश माने गए। राष्ट्रकूट किंग्स वेर हार्ड कोर सपोर्टर्स ऑफ वैदिक रिलीजन, ठीक है, वेद के आधारित धर्म के वो प्रबल समर्थक थे। दे बिल्ड सेवरल ह्यूज टेम्पल्स, कई मंदिर बनवाए। दे वेर नर्चर्स का मतलब पोषक या उसको पालन पोषण करने वाले ऑफ संस्कृत एंड कन्नड़ लिटरेचर। द अरेबियंस हैव एड्रेस द किंग ऑफ दिस डायनेस्टी एज बलराज, इसको इंपॉर्टेंट आपको टिक करना है। So this was basically our 2 kings of as you can see Pal and you can see Rashtrakoot dynasty. And next in our next class we will I can just in next class we will resume with our Gurjar and Pratihar dynasty. Okay, thank you. गुड मॉर्निंग। आज अपन भाग 7 पहले पार्ट का ही चल रहा है। गुप्त वंश समाप्त हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश। इसका काल 6ठी शताब्दी से माना जाता है, क्योंकि गुप्त वंश 6ठी शताब्दी आते आते समाप्त हो गया था। छोटे मोटे राजा थे जो टुकड़ों टुकड़ों में कई राज्यों में राज्य करते थे, पर पूरा एक साम्राज्य था वो पूरा समाप्त हो गया था। ठीक है, उसके बाद अलग अलग, जैसे बंगाल के उस तरफ पाल वंश का शासक था, मध्य भारत में गुर्जरों का, राजस्थान के इस तरफ था जो गुर्जरों का शासक था, दक्षिण में चालुक्य, पल्लव, इन शासकों का राज्य था। वर्धन वंश ये था उत्तर भारत के दिल्ली का जो क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का थोड़ा क्षेत्र और हिमाचल जो कश्मीर का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र इस वंश के राजाओं के अधीन था। इस वंश में मात्र 3 राजा हुए थे, जिसमें से सबसे प्रमुख, जिसका नाम हम सुन चुके हैं, हर्षवर्धन सबसे मुख्य राजा था। ये अंतिम राजा भी था। कारण क्या था, सबने सुना होगा, अगर कोई दानवीर राजा था तो वह हर्षवर्धन था, जिसने अपने शासक काल के प्रत्येक 5 वर्ष बाद इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज नाम है उसका, वहाँ पर एक महाकुंभ आयोजित करता था और वहाँ पर अपनी सारी संपत्ति, कपड़े तक भी अपने दान दे देता था। इसी कारण, इसके कोई पुत्र भी नहीं था, इसी कारण इस साम्राज्य का अंत हो गया था। ये अंडरलाइन करेंगे हम। अब इस किताब में पढ़ लेते हैं थोड़ा। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति से जो शिव का उपासक था, इस वंश का प्रारंभ हुआ। अगर आ जाए तो पुष्यभूति से। इस वंश के 3 राजा हुए। पहला है प्रभाकर वर्धन, फिर राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन। प्रभाकरण की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राजवर्धन बैठा, किंतु राज अभिषेक के बाद राजवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा और बंगाल के घोर शासक शशांक द्वारा 606 ईस्वी में उसका वध कर दिया गया। उसके बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन 606 से 47 यानी कि 647 तक शासक बना, जिसने 40 वर्ष तक राज्य करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया। वह निसंतान था उसकी मृत्यु के बाद पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। ये पूरा आ गया। इसमें खाली याद रखना है 3 नाम अंडरलाइन कर लेंगे, प्रभाकरण, राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन, जिसमें प्रमुख अगर प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा तो हर्षवर्धन के बारे में ही पूछा जाता है। प्रमुख राजा कौन था? हर्षवर्धन, जिसका काल क्या था? 606 से 647 ईस्वी तक। ठीक है, अब इसका राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है वह भी देख लेते हैं। इस समय हर्ष सिंहासन पर बैठा, राज्य की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। गौड़ बंगाल के शासक शशांक ने उसके बड़े भाई राजवर्धन का वध कर डाला था और उसकी छोटी बहन राशि अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी। हर्षवर्धन ने शीघ्र ही अपनी बहन को ढूंढ निकाला और कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से
ठीक है ना, ये उस तरफ वर्मा, ये सब बंगाल के नीचे की साइड में जो उड़ीसा के जो क्षेत्र है से संधि करके शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी। यद्यपि दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 620 ईस्वी में चालुक्य राजा, अंडरलाइन करेंगे, 620 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेश द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट से पीछे खड़े दिया। मतलब हर्षवर्धन को अगर युद्ध में हराया है तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, ठीक है ना, 620 में। चालुक्य वाला चैप्टर आएगा, उसमें भी अपन पढ़ेंगे। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन की सेना को हराया था। मतलब उस अभी नर्मदा नदी है वर्तमान में एमपी गुजरात के क्षेत्र से गुजरती है, उस नदी के ऊपर वाला भाग है जहाँ पर हर्षवर्धन का शासक था। दक्षिण जो नीचे नदी के इस तरफ का जो भाग है वहाँ पर चालुक्य राजाओं का शासक था, जो महाराष्ट्र, एमपी का थोड़ा कुछ भाग आता है, महाराष्ट्र का भाग आता है, ठीक है ना। इसके बाद इसका काल ऊपर तक अपन मान लेते हैं। हर्ष साम्राज्य की सीमाएं उत्तर की हिमाचल यानी कि कश्मीर, ऊपर अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, शिमला, ये पूरा क्षेत्र जो अफगानिस्तान पहले भारत में ही था, वहाँ तक पूरा क्षेत्र हर्षवर्धन के शासन काल में ही उसके राज्य में ही आता है। दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, बस उसके वहाँ तक, उसके नीचे उसका शासन नहीं था। पूर्व में गजान तथा पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत था। कन्नौज इसी विख्यात साम्राज्य की राजधानी थी। तो कह सकते हैं हर्षवर्धन की राजधानी क्या है? कन्नौज। कन्नौज वही दिल्ली के पास वाला क्षेत्र है। हर्ष के महाराज धीराज की पदवी धारण की थी, अंडरलाइन कर देना इस पे। वह शिव और सूर्य की उपासना करता था। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया। वह प्रति, अंडरलाइन वापिस करेंगे जो पहले मैंने बताया था, प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान आदि करता था। इसी के काल में चीनी यात्री हैंसवांग भी इस प्रकार के छठे महोत्सव में, मतलब 5 साल, प्रत्येक 5 साल करता है तो वो पांचवा एक एक गिनने अपन, तो छठे महोत्सव में चीनी यात्री हैंसवांग आया था। उससे पहले एक चीनी यात्री और आया था। किसके काल में आया था? गुप्त काल में, ठीक है ना, ये याद रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। गुप्त काल में क्या नाम था उसका? फरहान। हर्षवर्धन के संस्कृत में नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका नाम से 3 नाटकों की रचना की थी। ये उसने स्वयं ने करी थी संस्कृत में। देखो अपन पढ़ते हैं गुप्त काल, मौर्य काल और ये वर्धन वंश, दक्षिण में जो भी सारे अपन काल पढ़ेंगे उन सब में मुख्य भाषा पहले क्या थी? प्राकृत भाषा थी। इन सब की मुख्य जो राजभाषा अभी कह सकते हैं अपन, राजभाषा थी, वो थी संस्कृत, ठीक है ना। ये याद रखना, किसी भी काल का आ जाए कि उनकी राजभाषा क्या थी? संस्कृत। हाँ, दक्षिण में अपन जरूर कह सकते हैं उनकी संस्कृत थी, परंतु वो एक मिक्स तमिल भाषा के मिक्स के रूप में संस्कृत भाषा थी। वर्तमान में अगर देखा जाए तो आज भी साउथ में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। हर्षवर्धन ने बाणभट्ट, कादंबरी और हर्षचरित के लेखक मयूर, सुबंधु, मातंग, दिवाकर, ईशान आदि विद्वानों और चीनी यात्री हैंसवांग को आश्रय प्रदान किया था। ये हो गया है वर्धन वंश। अपने को भाई इतना ही याद रखना है वर्धन वंश में कि 3 राजा थे उसमें प्रमुख, ठीक है। पहला कहाँ पर उनका शासक था? दिल्ली के थानेश्वर के पास, ठीक है ना, थानेश्वर में इनका काल था और इनकी राजधानी क्या थी? कन्नौज। 3 राजा हुए, प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, जिसमें प्रमुख था हर्षवर्धन, जो काल बेटा 606 से 647 तक उसका काल था। 40 वर्ष तक शासन किया उसने, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं अपन 620 ईस्वी में वो पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य राजा से द्वितीय से, पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध में हारा था। उसका राज्य अब मैंने बता दिया पूरा हिमाचल से इधर पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र को छोड़कर वहाँ तक इसका पूरा राज्य था। यहाँ पर दे रखा, पूर्व में गंजाम और पश्चिम में वल्लभी तक इसका विस्तृत था, ठीक है। और दानवीर राजा अगर कहा जाए कि अगर भारत के राजाओं में सबसे ज़्यादा अगर दानवीर राजा कौन था तो हर्षवर्धन था, जो प्रत्येक 5 वर्ष में गंगा यमुना के संगम प्रयागराज में एक महोत्सव करता था, जिसमें प्रत्येक 5 वर्ष बाद अपने संपत्ति, पूरे राज्य की संपत्ति को दान में दे देता भिक्षुओं को,
ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का वर्धन वंश। तो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। कल पढ़ेंगे हम अपन, मतलब अगले टॉपिक में अपन अगले वंश को पढ़ेंगे। अब कौन सा है, शायद पाल वंश है। हाँ, तो अगले अपन टॉपिक में पाल वंश पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त हो।